तो जय हिंद साथियों। तो आज के हम इस क्लास में देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसके पिछले वीडियो में हमने 4 प्रकार के आपको अधिकार बता देखे थे। पहला था समता और समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार और यह चौथा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसके बाद इसके आर्टिकल 29 और 30 से लेकर लिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 31 जो है हटा दिया गया है और आर्टिकल 32 वो थोड़ा खास क्लास है, उसमें देखा जाएगा। तो पहले यहाँ पर हम समझते हैं अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक समझते हैं। इसमें बात की गई है केवल संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार या अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक कहा जाए तो कुछ भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए हिंदू हैं, जैसे कई जगह जाएंगे, कई जगह देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू बहुत कम संख्या में मिलेंगे, जैसे माइनॉरिटी के रूप में मिलेंगे। जैसे कहीं कहीं मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है तो कहीं कहीं देखेंगे किसी गाँव में 2-4 घर मुस्लिमों का है, बाकी सारे लोग हिंदू पड़े हैं। तो यानी कहने का मतलब कई सारी बिरादरियाँ अलग अलग क्षेत्र में माइनॉरिटी के रूप में हो सकती हैं। तो यानी उनके जो माइनॉरिटी के रूप में है उनकी शिक्षा और संस्कृति जो है, यानी उनकी संस्कृति बरकरार बनी रहे, उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, उसमें इसकी अधिकार दी गई है। इसमें पहले समझते हैं आर्टिकल 29 में दिया गया है। इसमें 29 भी है और 30 है, 2 ही आर्टिकल में बात की गई है, छोटा सा है। तो इसमें कहा गया आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया, यानी जितने भी उनके अधिकार हैं, यानी जो उनकी संस्कृति है, धर्म है और जो शिक्षा लेना चाहते हैं अपने संस्कृति के अनुसार। जैसे हिंदू होंगे तो अपना संस्कृत पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जो मूल भाषा था संस्कृत था। और मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो उनमें जो मूल भाषा था उनका उर्दू था। यदि उनको अपना उर्दू और फारसी पढ़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उर्दू और फारसी पढ़ सकते हैं। और हिंदू अगर संस्कृत पढ़ना चाहता है तो संस्कृत पढ़ लेता है। यानी यहाँ पर संस्कृत वो पढ़ का मतलब अपना धर्म नहीं जताना चाहता है, यानी वो भाषा का ज्ञान आप दे रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी वो संस्कृत भी पढ़ सकता है और उसमें अपना फारसी और उर्दू दोनों पढ़ सकता है। अगर देखिए इसमें कहा गया है माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी के भाषा के आधार पर और संस्कृति और पहनाव के आधार पर किसी भी सरकारी संस्था में प्रवेश के वर्जित नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी लड़का गया चाहे लड़की गई जो भी हो, यानी वो मान लीजिए बड़ा सा स्कूल है, मान लीजिए हिंदुओं का स्कूल है, वहाँ पर कोई लड़का गया कहे कि हमको उर्दू पढ़ना है, तो आप यह नहीं कर सकते हैं उसकी भाषा उर्दू है, वो उर्दू पढ़ना चाहता है तो उसको अगर आपके यहाँ व्यवस्था है तो आप वहाँ पर पढ़ाइए उसको। यानी यहाँ पर वो क्या उसको पढ़ने का अधिकार है। ये नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ पर हिंदू लड़के पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तुम भी आओ संस्कृत पढ़ो, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और उर्दू पढ़ना चाहता है, फारसी पढ़ना चाहता है, आपके यहाँ व्यवस्था है तो आप उर्दू और फारसी पढ़ाइए। यानी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम आ गए हो तो आप संस्कृत पढ़ के जाओ, समझ रहे हैं। यानी उस संस्था में यह नहीं कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है, फारसी नहीं पढ़ाई जाती है, केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है। ये भाषा के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसको उस संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते। यानी अक्सर देखते होंगे सरकारी स्कूल में संस्कृत के मान लो प्रेयर होता है तो इसमें कई लोग, पहले हम लोग पढ़ते थे तो उसमें होता था कि जो संस्कृत मुस्लिम लड़के थे वो उर्दू मतलब प्रेयर होता था, वो प्रेयर में नहीं आना चाहते थे तो सर क्या करते थे, उन सबको अलग कर देते थे, वो नहीं पढ़ना चाह रहा है मत पढ़े। हनुमान चालीसा होता था, उसमें कई लोग लड़के हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कुछ लड़के मतलब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे। क्या कर सकते, वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, दबाव नहीं दे सकते हैं कि नहीं तुम संस्कृत पढ़ो और अभी यहाँ पर आके हनुमान चालीसा पढ़ो, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो पढ़ना चाहता है तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़े। यदि हाँ वो चाहता है कि हम भी उर्दू पढ़ें, अगर आपके पास ज्ञान है, आप यहाँ व्यवस्था है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उर्दू और फारसी पढ़ा सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ पर उर्दू फारसी नहीं पढ़ाई जाती है और तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते हो। यानी यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया कि भाषा के आधार पर उसको अपने संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते, इसको समझें। और अगला क्या है, उसकी संस्कृति पर आधार पर, उसके संस्कृति के आधार पर कहने का मतलब यानी वो संस्कृति यानी अपना अलग संस्कृति पहनाव हो गया। मान लीजिए आप कोई बड़का स्कूल है, फैशनदार स्कूल है, बढ़िया शहर में है, तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं मान लीजिए कोई पहन के चल गया धोती कुर्ता, भाई उसकी संस्कृति है भाई। और मान लीजिए साउथ इंडियन में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे लोग धोती पैजामा पहन के चल जाते हैं। जिस लोग शादी विवाह होता है देखते होंगे दूल्हा भी लुंगी पहन के चलता है, समझ रहे हैं ना, यानी उसकी संस्कृति है। अक्सर देखेंगे जैन धर्म, बुरा मत मानेंगे जैन धर्म भाई, और जैन धर्म में होता है जैसे छोटा मोटा कपड़ा हल्का सा पहन के चले आएंगे, समझ रहे हैं ना। और मान लीजिए कोई पढ़ने आ जाएगा, कहीं भी पढ़ने चल जाएगा तो कहेंगे ये नहीं कर सकते कि तू जैन धर्म का है, पूरा कपड़ा पहन के आओ तभी तुमको पढ़ाएंगे, यह नहीं कर सकते हैं। उसकी संस्कृति है भाई, वो नहीं पहनना चाहता है मत पहने, या लेकिन ये नहीं कर सकते कि तुम जैन धर्म की हो पूरा नहीं पहने हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, समझे। यानी उसकी संस्कृति के आधार पर आपको उसको रोक नहीं सकते हैं। पहनाव के आधार बात हुई है, यानी पहनाव
कोई भी कपड़ा पहन सकता है, या नहीं कह सकते कि नहीं पहनो। हाँ मतलब दूसरे के मूल अधिकार का हनन न हो, अपने अधिकार में बने रहें, उसके भी अधिकार बरकरार है। इसको समझें। यानी कहा गया भाषा के आधार पर आप नहीं रोक सकते हैं, संस्कृति के आधार पर नहीं रोक सकते हैं, और पहनाव के आधार पर क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। सरकारी संस्था में लड़का जाना चाहता है, इसको समझे। सीधा सीधा क्या कर रहा है, अल्पसंख्यकों की बात की गई है, समझ रहे हैं ना। अल्पसंख्यक हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, जितनी भी धर्म के लोग हैं वो सब अल्पसंख्यक हो सकते हैं, समझे। यानी केवल उनकी संरक्षण की बात की गई है, यानी जो भी उनके हित में अधिकार है उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो इसके बाद अब अगला देखते हैं, अगले क्लास में कहा गया है आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 30 देखिए, आर्टिकल 30 में कहा गया है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्था आप खोल सकते हैं। यानी इसमें जब आर्टिकल 29 तो बन गया, उसमें कहा गया कि आप रोक नहीं सकते हैं, मतलब जो पढ़ना चाहता है लड़का पढ़ सकता है और जाने की उनको अनुमति दे रही है। लेकिन जब संविधान सभा में बन रहा था ना, तो इसमें एक बहस छिड़ गई कि देखिए भाई साहब, अगर हम उसको अधिकार तो दे देंगे, हम नहीं रोकेंगे, अगला भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन जहाँ पर 100-200 भीड़ रहेगी हिंदुओं की, एक मुस्लिम चल जाएगा। अक्सर देखते होंगे, अगर पढ़ने जाते होंगे आप लोग तो देखते होंगे कि मतलब क्लास चल रहा है, 10-20 लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें एक लड़की बुर्का पहन के चली गई। तो बुर्का पहन के चली, सब ऐसे देखते रहेंगे, अरे बुर्का पहनी है, देख बुर्का पहनी है, सब अजीब तरीके से देखते हैं लोग। वो मतलब वो पढ़ ही नहीं पाएगी। अगर नहीं मान लीजिए सर जी आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, वो नहीं बोले ठीक है बेटी आओ तुम पढ़ना है तो पढ़। लेकिन जो माहौल है ना, माहौल जो है लड़कों का, अलग अलग बिरादरियों के लड़के अलग अलग धर्म के, लेकिन एक लड़की मुस्लिम धर्म की लड़की बुर्का पहन के चली आएगी विद्यालय में, तो उसको अजीब तरीके से देखने लगेंगे लोग, समझ रहे हैं ना। यानी उसका पहनाव जो है अलग है, उन सबसे भिन्न है, समझ रहे हैं ना। तो वो पढ़ नहीं पाएगी वहाँ पर। उसको अधिकार तो है कि तुमको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अधिकार होने के बावजूद भी वहाँ जाकर पढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसका पहनाव अलग है। तो इसको जब बना दिया गया आर्टिकल 29 को, उसको तो अधिकार उसमें दे दिया गया कि अल्पसंख्यक है, यहाँ पर एक ही है, इसीलिए उसको अजीब तरीके से देख रहे हैं। अगर 10 लड़की आ जाएंगी बुर्का पहन के, कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक है यहाँ पर माइनॉरिटी के रूप में, ठीक है ना। तो जब आर्टिकल 29 में मिल गया तो फिर सोचा गया कि देखिए भाई साहब, अधिकार तो हम दे देंगे इस अल्पसंख्यकों को, मगर शिक्षा संस्था है ना, वहाँ पर जाकर पढ़ नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना। उसको अलग अलग तरीके से लोग देखेंगे, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर पढ़ नहीं पाएंगे, वो संकोच करने लग रहे हैं, समझ रहे हैं ना। संकोचेंगे कि पढ़ें कि ना पढ़ें, वो बेचारा डर के भाग जाएंगे, सब कहेंगे क्या पढ़ें, वो तो अजीब तरीके से देख रहे हैं, समझ। तब आर्टिकल 29 के बाद आर्टिकल 30 पर तब बहस होने लगी। तब इसमें कहा गया कि जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो क्या करते हैं, शिक्षा, उसमें शिक्षा का संरक्षण किया गया, समझ रहे हैं ना, शिक्षा का संरक्षण किया गया। इसमें कहा गया कि यदि कोई अल्पसंख्यक है किसी भी क्षेत्र में, अभी देखेंगे ना, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अक्सर देखेंगे आदिवासी के रूप में कई लोग रहते हैं, ठीक ना। वो इधर अन्य चले जाएंगे दिल्ली मुंबई, तो अल्पसंख्यक नहीं हो जाएंगे। हम लोग चल जाएंगे उन्हें, तो अल्पसंख्यक नहीं हो जाएंगे। अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कहीं चले जाएंगे इधर उधर, तो सब अल्पसंख्यक बन जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि अगर वो संकोच हो रहा है, वो तो पढ़ने को अधिकार है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, यदि संकोच कर रहा है, इसमें कहा गया है कि ना संकोच करने का अधिकार। अब संकोच नहीं करना है, क्यों नहीं संकोच करना है, क्योंकि इसमें वह बात की गई थी कि वो मनपसंद शिक्षा संस्था खोल सकता है। यदि मुस्लिम धर्म है, अक्सर देखते होंगे गांव नगर में ना मदरसा खुला रहता है, तो लोग का हिंदू मतलब गांव में अक्सर देखिएगा कौन संस्कृत पढ़ाता है, संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, अक्सर मदरसा ही खोला जाता है। मदरसा खोलने का मतलब क्या, उसमें उर्दू पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं। तो गांव में लोग कहते हैं कि कि मुस्लिम हैं और हम उर्दू पढ़ा रहे हैं सब, ठीक ना। तो उसमें क्या कहे वो भाई, देखिए विद्यालय में जाएगा तो उसको उर्दू पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था भी है तो पढ़ नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए अक्सर देखिएगा मौलवी भी लोग गाँव के 10-20 लड़के रहते हैं, 20 लड़के लड़कियाँ, उनको उर्दू पढ़ाते हैं मदरसे खोलकर। तो मदरसे खोलने का उनको अधिकार है, वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है, समझ रहे ना। मतलब उसको क्या कहेगा, उसको अधिकार हो, संवैधानिक है, समझ रहे ना, असंवैधानिक नहीं है। यानी उसमें क्या कहेगा, वो मनपसंद अपने शिक्षण संस्था पढ़ने के लिए शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार कौन देता है, संविधान देता है, आर्टिकल 30 देता है। अक्सर देखते होंगे कहीं गांव नगर में जाएंगे, चौराहे पर देखिएगा कुछ लोग को बटोर के पंडित जी होंगे, कुछ होंगे वो लड़कों को संस्कृत पढ़ाते होंगे, समझ रहे ना। संस्कृत पढ़ाने का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 30 देता है। उर्दू पढ़ाने का, फारसी पढ़ाने का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 30 देता है। हाँ, इसमें एक चीज़ बात की गई, पढ़ाएंगे तो कोई पढ़ाएगा तो पैसा कौन देगा भाई। सरकारी स्कूल खुल गया तो सरकारी स्कूल में तो तनख्वाह सरकार देती है, राज्य सरकार ना, तो उन लोगों को कौन पैसा देगा, पढ़ाएगा तो। इसमें एक और प्रावधान डाला गया
कि जो सरकार होगी ना, यहाँ पर देखिए राज्य सरकार, यानी जो राज्य सरकार होगी, हर राज्य की अपनी राज्य सरकार होती है, वो राज्य सरकार उसे धन देगी किसको, उस शिक्षण संस्था को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए। मान लीजिए जो चढ़ा रहा है रोजी रोटी उसकी भी तो बनती है। इसमें कहा गया कि वो जो राज्य सरकार है उस शिक्षण संस्था को क्या देगी, धन देगी, खर्च देगी उस शिक्षक को, यानी समझ रहे हैं, यानी वो अपने मन पसंद तो खोल तो लिया भाई, उसको मान लीजिए जो पढ़ा रहा है टीचर है उसको भी कुछ चाहिए, तो इसमें किसकी बात की गई, इसमें कहा गया कि राज्य सरकार जो है उस राज्य की जिधर भी माइनॉरिटी लोग रह रहे हैं उसको क्या करेगी, उस शिक्षण संस्था में धन देगी। तो इसमें समझे, इसमें बस माइनॉरिटी की बात की गई थी पिछले वीडियो में, पिछले मतलब आर्टिकल 29 में कहा गया था अल्पसंख्यकों को पहनाव के आधार पर नहीं रोक सकते हैं, और क्या संस्कृति के आधार पर नहीं रोक सकते हैं, भाषा के आधार पर नहीं रोक सकते, रोक तो हम नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर पढ़ने पर वो संकोच करेंगे। तो इसकी बात की गई तब आर्टिकल 30 में लाया गया। आर्टिकल 30 में कह दिया गया कि देखिए भैया माइनॉरिटी लोग आप जाइए, नहीं पढ़ा रहे हैं लोग, नहीं पढ़ रहे हैं तो जाइए आप अपना अलग शिक्षण संस्था खोल लीजिए, और किसी गुरु जी को, पंडित जी को, मतलब मौलवी जी को पकड़िए, पढ़िए, और हम अपना आपको क्या करेंगे, पूरा खर्च देंगे। इसको समझे। तो आर्टिकल 30 हो गया, आर्टिकल 29 और 30 समझ में आ गया। तो आर्टिकल अब समझे, इन सबको समझने के बाद देखिए आर्टिकल 29 और 30 तो एकदम हो गया, वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तीन सबको समझ गया। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 था जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया, जिससे कुछ रिलेटेड नहीं है, मतलब फिर भी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपवाद जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया। इसमें कहा गया था पैतृक संपत्ति अधिकार। इसके पिछली वीडियो में जब हम बता रहे थे उसमें था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 था। आर्टिकल 19 तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, बैक बोन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, समझ रहे हैं ना, बैक बोन होता है तो आप समझ सकते हैं उसकी ताकत। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल जो 19 का जो 6वां था ना, उसमें भी संपत्ति का अधिकार था, इसको भी हटा दिया गया है। और जो हमारा आर्टिकल 31 जो है, इसमें भी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो भाई दो जगह संपत्ति का अधिकार, कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए ई जिसमें उसमें था कि बोलने का अधिकार था, घूमने का, घूमते घूमते गए, बहुत कुछ काम किए, तो कहीं जमीन मिल गया तो आप खरीद लिए, तो वो क्या हो गया, आपका संपत्ति हो गया। तो बात आती थी भाई सरकार छीन नहीं सकती थी, तो थोड़ा सरकार को भी दिक्कत होने लगती, दूसरे जनता को भी दिक्कत होने लगती थी, तो उसको हटा दिया गया, उसको भी कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसको तो हटा ही दिया गया। वो क्या थी, आपके द्वारा, अपने द्वारा खरीदी गई, जो अपने अर्जित, स्वयं अर्जित किए थे संपत्ति, उसको हटा दिया गया। और इसमें आर्टिकल 31 में जो है, इसमें कहा गया पैतृक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी जो हमारे पूर्वजों से मिली है इसको भी हटा दिया गया, और इन दोनों के, यानी जो खुद खरीदे हैं उसको भी हटा दिया गया और इसको भी हटा दिया गया। तो इसको जो हटाया गया वो संविधान के जो 44वां संविधान संशोधन किया गया, और 1978 में, 1978 यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया गया। तो इसको हटा दिया गया। आर्टिकल जो आपको पता है ना, भाग 3 जो है 12 से लेके 35 तक है, इसके बीच में कोई भी आर्टिकल है वो सब हमारा मूल अधिकार है, जो सरकार हमसे छीन नहीं सकती है। तो इसीलिए इसको क्या किया जाए, 12 से 18 के बीच से क्या किया गया, हटा के पार कर दिया गया, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसे आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया, समझ रहे हैं ना, अनुच्छेद के 300 के क में जोड़ा गया, जिसे कानूनी अधिकार बन गया, समझ रहे हैं। और आर्टिकल 19 में भी यानी क्या था, इस संपत्ति का अधिकार हो गया, और हटा दिया गया जो पैतृक था और जो आपके द्वारा स्वयं अर्जित किए थे, ये दोनों अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार सब बताए थे हम आपको, जो सरकार हमसे छीन सकती है, मगर हमारा पड़ोसी हो गया, भाई हो गया, जो भी पट्टेदार होगा नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार चाहती है तो ले सकती है। इन चीज़ को समझे। तो इसे क्वेश्चन बनता है कि 300 के क में क्या है, किसको 300 के क में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो यह हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसके अगले वीडियो में बताया जाएगा आर्टिकल 32, जो जिसको भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया था। तो इसको समझ लिए, तो तब तक के लिए जय हिंद।